हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने पढ़ते हैं पोषक तत्व एवं उर्वरक यानी प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अपने पढ़ेंगे कि पोषक तत्व क्या होते हैं और ये प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी हैं और कौन कौन से होते हैं, पौधे इनको कैसे ग्रहण करते हैं और इनके काम क्या है, यानी पौधे इनको क्यों ग्रहण करते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इन चीज़ों के बारे में अपने आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेसन है वो +1 और +2 दोनों कक्षाओं के अंदर लगता है एग्रीकल्चर में, और जो बाद की कक्षाएं हैं जैसे बीएससी एग्रीकल्चर है और उससे भी आगे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉइल केमिस्ट्री का। और एग्रीकल्चर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनके अंदर ज़्यादातर जो सॉइल से जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी लेसन से आते हैं। तो ये लेसन जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर से छोटे जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं, वो मैं आपको साथ के साथ बताते चलूँगा। तो ये वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु आप इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरे तरीके से समझा सकूँ। वैसे इस टॉपिक पर मैंने पीछे भी वीडियो बना रखी है, परंतु आज मैं पूरा जो चैप्टर है वो एक ही वीडियो के अंदर करवा रहा हूँ। तो कुछ एक चीज़ें मैं इसमें समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर पूरा टाइम ज़्यादा है तो आप इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, परंतु वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें छूट सकती है, कुछ चीज़ें अगर छूट गई तो आगे का जो चैप्टर है वो समझ में नहीं आएगा। तो अपने शुरू करते हैं। पहले जानते हैं जैसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स और जो फर्टिलाइज़र है वो क्या होते हैं। तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं अपने पहले। तो ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व एवं उर्वरक। तो जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधों की वृद्धि व विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो यानी जो चीज़ें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं प्लांट के लिए, और जो पौधा है वो उनको ग्रहण करके अपना जो भोजन है फूड बनाता है, और जो भी मेटाबॉलिक क्रियाएं एक्टिविटी करता है, उसके लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं या मिनरल्स ज़रूरी हैं उनको अपने पोषक तत्व यानी पादप पोषक तत्व कहते हैं। ये मुख्य रूप से संख्या में 17 होते हैं जो आवश्यक होते हैं, और वैसे 21 होते हैं ये, ठीक है। तो यानी जो मुख्य जो ज़रूरी हैं जिनकी आवश्यकता पौधे को ज़्यादा होती है, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो वो टोटल 17 होते हैं, और जो 17वां होता है वो निकल होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, निकल होता है। तो इसके अंदर आपने डिटेल से जानेंगे सारी चीज़ें कि कौन सा किस प्रकार होता है, उसके काम क्या होते हैं, उनकी पूर्ति पौधे कैसे करते हैं, कमी के लक्षण क्या होते हैं, अगर ज़्यादा दे दिया जाए तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें अपने आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि पहले तो अपने जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो वैज्ञानिक थे दो, आर्नन व स्टाउट, ठीक है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आर्नन व स्टाउट, यानी 1939 के अंदर इन्होंने ये बताया था कि आवश्यक पोषक तत्व भी कोई चीज़ होती है, यानी पौधों के लिए कुछ तत्व हैं वो ज़रूरी हैं, जिससे क्या करता है कि पौधा अपना वृद्धि व विकास करता है। यानी कि जैसे उनके बिना पौधा वृद्धि व विकास नहीं करता। जैसे मनुष्य है, मनुष्य को भोजन चाहिए खाने के लिए, उसी अकॉर्डिंग, ठीक है, पौधों के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जिनको ग्रहण करने के बाद में पौधा अपना फूड बनाता है, उसी के द्वारा, यानी उन न्यूट्रिएंट्स है उनके द्वारा ही सारी जो एक्टिविटी है वो होती है, ठीक है। तो ये उन्होंने 1939 के अंदर ये चीज़ बताई थी, आर्नन व स्टाउट ने बताया था। पुनः दोबारा आर्नन ने क्या बताया 1954 के अंदर कुछ अवधारणाएं दी थी, यानी उसको थोड़ा नया किया था, कुछ चीज़ को 2-4 चीज़ें और बताई थी। उनके अंदर उन्होंने ये चीज़ें बताई थी, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये चीज़ें 3। तो इसके अंदर पहली जो चीज़ बताई थी उन्होंने ये बताया था कि किसी तत्व की कमी के कारण पौधा अपने जीवन चक्र की वानस्पतिक वृद्धि एवं प्रजनन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सकता, ठीक है।
यानी कहने का मतलब है जैसे पौधे में नाइट्रोजन की कमी आ गई तो वो उसका लक्षण दिखाएगा, और जो नाइट्रोजन की कमी से जो भी प्रभाव होते हैं वो सारे के सारे उस पर इफेक्ट पड़ेंगे। तो यानी जैसे नॉर्मल प्रोडक्शन होता है क्रॉप का, उतना प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है किसी भी न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी आती है तो वो अपना साइड इफ़ेक्ट उस क्रॉप के अंदर अपना दिखाएगा। सेकंड है, पौधे पर कमी के लक्षण तत्व विशेष के लिए विशिष्ट होते हैं, अर्थात पौधे पर कमी के लक्षण प्रकट होने पर वह तत्व विशेष उपयोग करने पर ही कमी के लक्षण दूर होते हैं, किसी अन्य तत्व की उपयोग से नहीं होते। तो जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन की कमी है तो केवल नाइट्रोजन पौधे को देंगे तभी उसकी पूर्ति हो सकती है। ठीक है, जैसे अपने होते हैं, जैसे भूख लगी है तो ज़रूरी नहीं है अपने मान लो खाने के रूप में रोटी सब्जी ही खाई जाए, अपने कोई दूसरी चीज़ अगर अपने खाते हैं तो भी अपनी भूख है वो शांत हो सकती है। परंतु पौधों में क्या है, जो तत्व की पौधे को ज़रूरत है, जैसे सल्फ़र की ज़रूरत है तो उसे सल्फ़र ही चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन अगर अपने देंगे, यूरिया उसके अंदर डालेंगे तो उससे उस पौधे में सल्फ़र की पूर्ति नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट है वही देना पड़ेगा उसको। आगे है, तत्व पौधे के पोषण या उपापचय क्रियाओं में प्रत्यक्ष तौर पर सम्मिलित होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष तौर पर सम्मिलित होने का मतलब है कि वो कोई भी तत्व है, जैसे मैंने उदाहरण दिया सल्फ़र का, तो ये अपना काम है वो डायरेक्ट तौर पर करेगा। ठीक है, यानी कि इसका जो काम है वो केवल यही करेगा। समझ गए, यानी अगर नाइट्रोजन बार बार अपने दे रहे हैं, फास्फोरस अपने बार बार दे रहे हैं, जैसे यूरिया डाल दिया, डीएपी डाल दिया, तो उससे नहीं हो पाएगा। यानी जो सल्फ़र काम करता है वो सल्फ़र ही करेगा। ठीक है, तो ये 3 मुख्य अवधारणाएं दी थी ऑर्नन ने 1954 के अंदर बताया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। आगे जो चीज़ है वो यही है कि 17 जो तत्व हैं वो टोटल हैं। ठीक है, तो आगे इसके अंदर अपने दे रहा है कि जो मैंने आपको बताए हैं अभी यहाँ पर 17 जो पोषक तत्व होते हैं वो फॉर्म किस फॉर्म में ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे अपने मान लिया कि नाइट्रोजन ग्रहण करता है पौधा, फास्फोरस ग्रहण करता है, सल्फर, मैग्नीशियम। ठीक है, तो उनको पौधा लेते कैसा है, ठीक है, किस रूप में लेगा पौधा उसको। ठीक है, यानी जैसे अपने यूरिया डालते हैं तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ठीक है, अब ये यूरिया का सूत्र है, तो अब इसको लेगा कैसे। तो यूरिया को जो पौधा है वो मुख्य रूप से NH4 पॉजिटिव के रूप में लेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा NO3 नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो यानी इस प्रकार से अलग अलग जो पोषक तत्व हैं वो कहाँ से मिलेंगे और उनको पौधा लेगा कैसे, वो चीज़ें अपने इस सारणी के अंदर जानेंगे। तो यानी कि लेगा कैसे, उसका मतलब है आयनिक रूप उसका क्या है, यानी कि आयनिक फॉर्म क्या है, तो उस रूप में पौधा उसको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने याद करने वाली हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये कंपटीशन वगैरह में पूछी जाती हैं। तो इसमें जैसे फर्स्ट है दे रखा है CHO। ठीक है, आगे इसके अंदर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। मैंने एक पीछे वीडियो भी डाल रखी है इसका, NPK का क्लासिफिकेशन, तो उसके अंदर आप देख सकते हो आसानी से कि कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो किस श्रेणी के अंदर आता है। तो ये चीज़ें आगे आएगी, मैं बताऊंगा आपको। तो पहले अपने बात करते हैं CHO की। ठीक है, तो यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं और मैक्रो के अंदर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो CHO जो है वो एक प्रकार से स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट होते हैं या फिर फंक्शनल मान लो। तो यानी कहने का मतलब है कि ये स्ट्रक्चर को बनाने के लिए काम में आते हैं, प्लांट के स्ट्रक्चर बनाते हैं, पौधे का जो आधार होता है, बेस होता है, उसको बनाने के काम में आते हैं। जैसे अपने बीज बो दिया, फिर उसके बाद में उस बीज है वो अंकुरित होता है, जर्मिनेट होता है, फिर उसके अंदर क्या है पत्तियाँ वगैरह बनती हैं, जड़ें, स्टेम, सब कुछ चीज़ें बनती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बनाने के लिए जो है CHO काम में आता है। ठीक है, तो जो CHO है मुख्य रूप से CO2, H2O, इन दोनों से CHO की प्राप्ति होती है।
तो ये CO2 है वो पौधा प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल से लेता है, और H2O जो है वो पौधा जड़ों से ग्रहण करता है। ठीक है, तो इससे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन की पूर्ति हो जाती है इन तीनों चीज़ों की। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये अपने को एक्स्ट्रा रूप में यानी फर्टिलाइज़र के तौर पर देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये वायुमंडल से या फिर भूमि से प्लांट ऑटोमेटिक इसको ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो 3 कंप्लीट हो गए अपने, मैंने 17 बताए थे, 3 कंप्लीट हो गए, बाकी बचे हैं 14। ठीक है, तो जो फर्स्ट 3 होते हैं वो मेजर ये हैं NPK। ठीक है, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो यहाँ पर दे रखा है अमोनियम और नाइट्रेट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, यानी कंपटीशन वगैरह में पूछी जाती है कि नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, या नाइट्रोजन का ग्रहण किया जाने वाला फॉर्म बताइए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने लिख रखा है नाइट्रोजन जो है वो 2 रूपों में ग्रहण किया जाता है, NH4 पॉजिटिव यानी अमोनियम, और नाइट्रेट यानी NO3 नेगेटिव के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर गैर आयनिक रूप लिख रखा है जो एमाइड है यूरिया। तो यूरिया को पौधे पहले NH4 पॉजिटिव के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी ये यूरिया का सूत्र है NH2CONH2, और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं NO3 नेगेटिव के रूप में। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन हो गया। आगे है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को पौधे 3 रूपों में ग्रहण करते हैं, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो आप याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है PO4 3 नेगेटिव याद रखिए, जिसको अपने ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। फिर आपको यानी कि एक नेगेटिव यहाँ से कम करना है, ऊपर से यहाँ से एक नेगेटिव कम कर दो और यहाँ पर एक H लगा दो नीचे, तो यहाँ पर HPO4 2 नेगेटिव हो गया। ठीक है, और यहाँ पर फिर एक H और लगा दो, एक नेगेटिव कम कर लो, यानी H2PO4 नेगेटिव हो गया। तो मोनो, डाई और ट्राईफॉस्फेट जिनको बोलते हैं अपने। ठीक है, जिन पे एक नेगेटिव चार्ज है वो मोनो फॉस्फेट, 2 है डाईफॉस्फेट, 3 है वो ट्राईफॉस्फेट। तो ये फॉस्फोरस ग्रहण करने का फॉर्म है। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको याद रखनी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि H ज़्यादा है तो उसका मतलब ये अम्लीय भूमियों के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, H कम है तो ये मान लो क्षारीय भूमियों के अंदर पाया जाएगा, ये भी पाया जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल के अंदर भी पाया जाएगा ये। तो अम्लीय भूमियों में अगर पूछा जाए फॉस्फोरस का रूप तो ये होगा। ठीक है, पोटेशियम को K पॉजिटिव के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये तो सिंपल सा ही है। आगे है इसमें कैल्शियम, यानी कि ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर यानी वृहद पोषक तत्वों के अंदर द्वितीयक पोषक तत्व हैं 3, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, तो कैल्शियम को Ca+2, मैग्नीशियम को Mg+2 और सल्फर को सल्फेट या आयन यानी SO4 2 नेगेटिव के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। अगर पत्तियों के द्वारा ग्रहण करना हो तो SO2 के रूप में ग्रहण करेंगे, या फिर SO4 2 नेगेटिव के रूप में पौधे ज़्यादातर इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला है लोहा। ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इतने सारे सूक्ष्म पोषक तत्व आ गए। लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल, यानी कि ये टोटल 8 होते हैं, 8 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो लोहा को Fe+2 और Fe+3 यानी फेरस और फेरिक के रूप में ग्रहण करेंगे। मैग्नीज को Mn+2, कॉपर को Cu+2, जिंक को Zn+2, बोरोन को मुख्य रूप से आयनिक फॉर्म ये है H2PO3 नेगेटिव के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, आगे मोलिब्डेनम MOO4 2 नेगेटिव के रूप में, और क्लोरीन Cl नेगेटिव और निकल Ni+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो इनकी आयनिक फॉर्म हो गई, यानी पौधे इनको किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे है पोषक तत्वों का वर्गीकरण, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं।
तो पोषक तत्वों के वर्गीकरण के अंदर अपने सबसे पहले पढ़ेंगे जो फर्स्ट हैं, यानी कि मात्रा या फिर सांद्रता के आधार पर, यानी कि उसकी कितनी मात्रा है उसके अकॉर्डिंग। तो यानी अगर 1 ppm से ज़्यादा अपने को किसी भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो मुख्य पोषक तत्व यानी मेजर न्यूट्रिएंट या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट की श्रेणी में आएगा। ठीक है, यानी कि 1 ppm से ज़्यादा अगर अपने को ज़रूरत है पौधे को तो वो मुख्य पोषक तत्वों की श्रेणी में आएगा। अगर 1 ppm से कम है तो वो सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आएगा। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त होते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन पर आप साथ के साथ देखते चलें और अगर नोट्स वगैरह बनाने हैं तो बना सकते हैं। तो जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो 2 होते हैं, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो प्राइमरी के अंदर क्या होता है कि जो पौधे की प्रारंभिक अवस्था के अंदर जो आवश्यकता होती है, यानी कि जब पौधा अंकुरित होता है, जड़ें बनती है, तना बनता है, पत्तियां बनती है, शाखाएं बनती हैं, तब जिन पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर टोटल 6 होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CHO यानी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यानी कि CHO NPK। ठीक है, ये 6 जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्राथमिक पोषक तत्व यानी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगले हैं द्वितीयक। द्वितीयक का मतलब होता है जो प्राथमिक न्यूट्रिएंट के बाद में दिए जाते हैं या फिर जो NPK के साथ में दिए जाते हैं या जिनकी ज़रूरत बाद में पड़ती है। ठीक है, तो जिनको NPK के साथ में प्रयुक्त करते हैं और ये संख्या में कितने होते हैं याद रख लेना, 3 होते हैं। यानी द्वितीयक पोषक तत्व जो हैं वो 3 होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो ये 3 होते हैं। अब अपने पास 6 तो प्राथमिक हो गए और 3 द्वितीयक हो गए, तो कितने हो गए, 9 हो गए। तो यानी कि जो कहने का मतलब है जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, और बाकी कितने बच गए, मैंने 17 बताए थे, 17 में से 9 गए, कितने बच गए, 8 और बच गए। ठीक है, तो यानी जो 8 पोषक तत्व हैं वो कौन से होंगे, सूक्ष्म यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे। और मैंने डेफिनेशन बता दी सूक्ष्म पोषक तत्वों की, जिनकी 1 ppm से कम मात्रा की आवश्यकता होती है, याद रख लेना। ठीक है, 1 ppm से कम मात्रा की आवश्यकता होती है, वो कौन से होते हैं, सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों को धनायन और ऋणायन यानी कि कैटायन और एनायन के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो जो कैटायन यानी धनायन होते हैं वो कौन कौन से हैं, धनायन का मतलब हो गया जो धनायन के रूप में पौधे जिनको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये ऑब्जर्व फॉर्म अपने ऊपर पढ़ ली थी, जैसे लोहा है, लोहा को Fe+2 और Fe+3 के अंदर ऑब्जर्व करता है पौधा, जस्ता को Zn+2, तांबा को Cu+2, मैग्नीज को Mn+2 और निकल को Ni+2 के रूप में ऑब्जर्व करता है। ये सारे +2 यानी कि धनायन वाले हैं। और ऋणायन बोरोन है, बोरोन H2BO3 नेगेटिव के रूप में, मोलिब्डेनम MOO4 नेगेटिव के रूप में, और क्लोरीन जो है वो Cl नेगेटिव के रूप में ग्रहण करता है। तो ये सारे ऋणायन हो गए, ये धनायन हो गए, 8 हो गए टोटल। ठीक है, धनायन वाले कितने हैं, 5 हैं और 3 ऋणायन वाले हैं। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया कि यानी कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें आसानी से, जैसे ये यहाँ पर आप देख सकते हो मुख्य पोषक तत्व लिख रखा है। मुख्य पोषक तत्वों के 2 भाग होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक के अंदर 6 होते हैं, CHO NPK, और द्वितीयक पोषक तत्वों के अंदर 3 होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर 8 होते हैं, लोहा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, निकल और बोरोन, मोलिब्डेनम व क्लोरीन। ठीक है, आगे है इसके अंदर जो वर्गीकरण इसके अंदर दे रखा है गतिशीलता के आधार पर। ठीक है, तो गतिशीलता के आधार पर इसके अंदर यानी कि पहले दे रखा है मृदा में गतिशीलता के आधार पर। तो अपने ये पढ़ेंगे पहले, मृदा में पोषक तत्वों की गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो गतिशीलता के आधार पर का मतलब पौधे के अंदर यानी कि अपने मिट्टी के अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र डाल दिया या बो दिया, उसको बुआई कर दी, जैसे भी किसी भी माध्यम से डाला है, तो वो जड़ों तक
कितनी गति से जा सकता है, यानी 1 दिन में पहुंचता है, 1 घंटे में पहुंचता है, 5 दिन में पहुंचता है पौधों के जड़ों के पास। ठीक है, यानी पौधा उसको कितने समय के अंदर ग्रहण कर लेता है, तो वो गतिशीलता के आधार यानी मोबिलिटी के आधार पर हो जाता है। तो यानी इसके अंदर है पहला गतिशील यानी कि मोबाइल। मोबाइल का मतलब है चंचल, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेज गति से जाने वाला। ठीक है, तो वो होते हैं गतिशील। गतिशील का मतलब है ये ज़्यादातर घुलनशील होते हैं। ठीक है, यानी कि जल के अंदर जल्दी से घुल करके यानी कि जल्दी से चला जाता है। मिट्टी के कणों के बीच में छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, और उन रंध्रों से जल होता हुआ कहीं पर भी जल्दी से चला जाता है। तो रंध्रों के साथ में जो पोषक तत्व तेज गति से गति करते हैं या एक से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वो सारे गतिशील प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, आप ऊपर देखोगे यहाँ पर ये, तो यहाँ पर दिया हुआ है नाइट्रेट। तो जो ये एक चीज़ आप याद रख लेना, जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाले जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो मुख्य रूप से गतिशील प्रकृति के ही होते हैं। परंतु ये डिसाइड करता है कि कौन सा पोषक तत्व है, क्योंकि कुछ पोषक तत्व जो हैं वो गतिशील प्रकृति के नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉस्फोरस है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है परंतु गतिशील नहीं होता है, स्थिर प्रकृति का होता है। परंतु ज़्यादातर जो पोषक तत्व हैं वो गतिशील प्रकृति कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के जो कण होते हैं उनके चारों ओर लिपटे हुए नहीं होते, यानी बंधे हुए नहीं होते हैं। ये रंध्रों के अंदर ऐसे ही जल के अंदर विलियन में यानी सॉल्यूशन के अंदर ऐसे रैंडमली पड़े रहते हैं, जिससे क्या है कि पौधों की जड़ें इनके पास में आती है या ये तुरंत जड़ों के पास में जल के साथ चले जाते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो रैंडमली इधर उधर पड़े रहने के कारण गतिशील ज़्यादा होते हैं। आगे है कम गतिशील यानी लेस मोबाइल। तो कम गतिशील के अंदर कौन से आएंगे, जैसे NH4 पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, Ca+2 है, Mg+2 है, Cu+2 है। तो जो धनायन होते हैं यानी कि कैटायन होते हैं वो लगभग कौन से होते हैं, कम गतिशील होते हैं। कम गतिशील होने का कारण यही है कि वो जल्दी से मिट्टी के कण जो होते हैं, मिट्टी के कण हमेशा नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, और मिट्टी के कण नेगेटिव होने के कारण उनको पॉजिटिव आकर्षित करते हैं, और वो मिट्टी के कणों पर अधिशोषित हो जाते हैं, ऑब्जर्व हो जाते हैं और वहाँ पर चिपक जाते हैं, जिसके कारण क्या है कि वो जल्दी से एक से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते। ठीक है, इसीलिए जो पॉजिटिव वाले होते हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो पॉजिटिव वाले होने के कारण वो एक से दूसरे स्थान पर जल्दी से नहीं जा पाते। आगे है स्थिर, तीसरा जो इमोबाइल है। स्थिर का मतलब हो गया वो जहाँ पर इनको डाल दिया जाता है वहीं पर पड़े रहते हैं, जैसे जिंक है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका एग्जाम्पल है मिट्टी के अंदर स्थिर प्रकृति का, तो वो है फॉस्फोरस, H2PO4 नेगेटिव और HPO4 2 नेगेटिव, 2 फॉर्म है इसकी। तो जो फॉस्फोरस होता है वो मिट्टी के अंदर स्थिर प्रकृति का होता है। इसी कारण क्या होता है कि वो उसकी बुआई की जाती है, जैसे DAP है खाद, DAP उर्वरक जो है उसकी बुआई करते हैं, क्योंकि इसको जड़ों के पास में देना पड़ता है। ये अचल प्रकृति का है मिट्टी के अंदर, परंतु प्लांट के अंदर ये गतिशील प्रकृति का होता है। डालते प्लांट के अंदर जाते ही ये तुरंत गति करके ऊपर चला जाता है। ठीक है, परंतु मिट्टी के अंदर क्या है, ये कम गतिशील प्रकृति का होता है। समझ गए। आगे है इसके अंदर पौधों में गतिशीलता के आधार पर। तो पौधों के अंदर गतिशीलता अपने अभी पढ़ा है मृदा में गतिशीलता के आधार पर, यानी मिट्टी के अंदर मृदा में सॉइल में अपने डालेंगे तो वो किस प्रकार से गति करेगा। तो सॉइल में दो ही चीज़ें होती हैं, जल होता है और एक मृदा कण होते हैं। ठीक है, जो मृदा कणों पर चिपक गया तो वो कम गति करेगा, और जो मृदा कणों पर नहीं चिपका, जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो मृदा कणों से दूर रहते हैं, क्योंकि मृदा कण पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, तो प्रतिकर्षण होने के कारण वो दूर दूर रहते हैं। ठीक है, और इसीलिए प्लांट्स जो हैं उनको शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। परंतु लीचिंग भी नेगेटिव चार्ज वालों की ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लीचिंग इसीलिए होती है क्योंकि वो जल में घुले रहते हैं और जल के साथ में नीचे चले जाते हैं। अब बात करते हैं अपने
पौधों में गतिशीलता के आधार पर, यानी कि अगर प्लांट के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट चला जाता है तो वो किस प्रकार से गति करेगा। पहला है हाईली मोबाइल यानी अत्यधिक गतिशील। तो जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है, वो सारे क्या हैं, अत्यधिक गतिशील है यानी हाईली मोबाइल हैं। यानी प्लांट के अंदर ये जाएंगे तो तेज़ गति से गति करेंगे और ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ऊपर चले जाएंगे जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, और जो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ऑब्जर्व करने के बाद में तेज़ गति से ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद में यानी कि यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ जो पत्तियाँ हैं नीचे नीचे की तरफ, वहाँ पर कमी आ जाएगी। ठीक है, यानी तेज़ गति से ऊपर चला जाएगा तो नीचे रहेगा ही नहीं। तो इसलिए यानी ये हाईली मोबाइल होने के कारण ये ऊपर चले जाते हैं, जिससे कमी के जो लक्षण है वो नीचे के भाग में दिखाई देते हैं। ये इसका रीज़न है। अगला है मध्यम गतिशील या मॉडरेटली मोबाइल। मध्यम गतिशील का मतलब हो गया कि जो इसका एग्जांपल हो गया जस्ता, और ये कमी के लक्षण मध्य भाग में दिखाई देते हैं। मध्य गतिशील होने के कारण ये कम गति करते हैं। ठीक है, इसलिए मध्यम भाग में इसके कमी के लक्षण दिखते हैं। कम गतिशील यानी लेस मोबाइल, ये बिल्कुल गति नहीं करते, थोड़ी बहुत गति करते हैं। तो इसका सल्फर, आयरन यानी लोहा, मैग्नीज, तांबा, क्लोरीन इसके एग्जाम्पल है। कमी के जो लक्षण है पौधे के शीर्ष भाग में नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि कम गति करने के कारण ये पौधे के निचले हिस्से में ही रह जाते हैं, ऊपर तक नहीं पहुंच पाते। अगला है स्थिर। तो स्थिर का जो एग्जाम्पल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम और बोरोन इसके एग्जाम्पल हैं। यानी प्लांट के अंदर ऐसे कौन से तत्व हैं जो चल नहीं सकते बिल्कुल भी, यानी प्लांट इनको ऑब्जर्व तो कर लेता है परंतु ये आगे नहीं बढ़ पाते। आगे नहीं बढ़ेंगे तो यानी ये नीचे नीचे रह जाएंगे, जिसे कमी के लक्षण है नवकलिकाएं व शीर्ष भाग पर दिखाई देंगे। जैसे ये प्लांट है कोई, तो ये यहाँ तक तो आ जाएंगे, ठीक है, परंतु जो ये एरिया बच गया इसका प्लांट का ऊपर वाला सारा, इसके अंदर कमी के लक्षण दिखेंगे। ठीक है, इतने भाग पर कमी के लक्षण दिखेंगे। तो इस प्रकार से ये इसका क्लासिफिकेशन था, यानी ये मृदा में गतिशीलता के आधार पर था। पहला जो मैंने बताया था सांद्रता के आधार पर, और ये प्लांट के अंदर पौधों में गतिशीलता के आधार पर। एक और है इसके अंदर, तो ये कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्य के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो कार्य के आधार पर यानी कौन कौन से जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन सा कार्य करते हैं, यानी उनके अलग अलग काम के आधार पर। आधारभूत संरचनात्मक यानी कि बेसिक स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट, ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम में आते हैं। ये तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं। CHO जो है वो प्रारंभिक जो स्ट्रक्चर है प्लांट की, जड़ें हैं, तना है, पत्तियां हैं, ये चीज़ें बनाने के काम में आता है। सहायक संरचनात्मक, तो ये सहायक होते हैं, बनाने में अपना रोल अदा करते हैं, थोड़ा बहुत सहायक होते हैं, हेल्पर की तरह काम करते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और गंधक इसके अंदर आएंगे। अगला है रेगुलेटरी एंड करियर न्यूट्रिएंट, यानी कि वाहक के रूप में, यानी कोई भी चीज़ लाने ले जाने के लिए, ठीक है, वो काम करेंगे। तो पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम करेंगे ये काम। अगला है उत्प्रेरक या क्रियावर्धक, यानी कैटालाइजर एंड एक्टिवेटर न्यूट्रिएंट होंगे। ठीक है, ये लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, बोरोन, मोलिब्डेनम व क्लोरीन। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं वो एक प्रकार से क्रियावर्धक के रूप में, यानी कि एक्टिवेटर के रूप में या प्रेरक के रूप में काम करते हैं, यानी कि कोई भी जो रिएक्शन है उसको बढ़ाने घटाने का काम ये करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी ये क्लासिफिकेशन है इसका। आगे ये यहाँ पर दे रखा है एक चार्ट, पाई चार्ट दे रखा है। इसके अंदर बताया हुआ है कि पुरानी पत्तियों पर किस पोषक तत्वों के लक्षण दिखाई देते हैं, नई पत्तियों पर किसके दिखाई देते हैं, मध्यम भाग पर किस पोषक तत्वों के, और पौधे के शीर्ष भाग पर किस पोषक तत्वों के दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ें तो अपने ऊपर नॉर्मल पढ़ ली थी। ठीक है, आगे है इसके अंदर एक चीज़ और है, उर्वरकों में पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा। ये इस प्रकार से एक टेबल दी हुई है। तो इसके अंदर अपने जानेंगे कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं मुख्य रूप से NPK, ठीक है, अपने बात करेंगे मुख्य रूप से NPK की, यानी NPK जो फर्टिलाइज़र हैं अलग अलग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास वाले, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं। यानी जो नाइट्रोजन वाले जो भी
फर्टिलाइज़र हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे नाइट्रोजन उर्वरक यहाँ पर दे रखा है, पहले आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। तो ये जो टेबल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके काफ़ी काम की हैं। और इसके अंदर यहाँ पर दे रखा है जैसे नाइट्रोजन उर्वरक है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास व अन्य यानी NPK कितने % पाया जाता है और अन्य कोई भी पोषक तत्व है वो कितना होता है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन उर्वरक हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 प्रकार के होते हैं। अमोनियम उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक, नाइट्रेट अमोनियम उर्वरक और एमाइड उर्वरक, ये 4 होते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर निशान लगाए हैं, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसानी से नहीं दिखेगा शायद। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट लगा रखे हैं, वो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र अगर आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रोजनी उर्वरक कितने होते हैं, कौन कौन से नाम हैं, उसके एग्जाम्पल लिखिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, फर्स्ट अमोनियम उर्वरक, सेकंड नाइट्रेट उर्वरक, थर्ड नाइट्रेट अमोनियम उर्वरक और चौथा है एमाइड उर्वरक। 4 होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो आसानी से आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट इसके अंदर हो गया जैसे अमोनियम उर्वरक। अमोनियम उर्वरक के अंदर आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं ये 2। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करोगे कि अमोनियम उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड दे रखे हैं। तो ये अमोनियम उर्वरक के अंदर एग्जाम्पल हो गया अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का प्रयोग धान की फसल में सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि धान जो है, धान और गन्ना वो जलमग्न भूमियों के अंदर बोया जाता है और जलमग्न भूमियों में लीचिंग की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होती है। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो नेगेटिव वाले होते हैं वो जल के अंदर रहते हैं ज़्यादा पोषक तत्व। और जो अमोनियम सल्फेट हैं, याद रख लेना, अमोनियम उर्वरक हैं, वो नाइट्रोजन NH4 पॉजिटिव के रूप में देने का काम करते हैं, परंतु बाद में NH4 पॉजिटिव है वो NO3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। अमोनियम उर्वरक जो हैं वो NH4 पॉजिटिव के रूप में देंगे। ठीक है, और नाइट्रेट जो उर्वरक हैं NO3 नेगेटिव के रूप में देंगे, और नाइट्रेट अमोनियम उर्वरक है वो दोनों रूपों में देंगे, और एमाइड जो उर्वरक हैं वो सीधे उसको ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। तो अमोनियम उर्वरक जो हैं उसके एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। अगर पूछे कि अमोनियम उर्वरक क्या है, एग्जाम्पल लिखिए, तो अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। इसके अंदर जो नाइट्रोजनी उर्वरक हैं तो नाइट्रोजन तो मिलेगा ही, तो इसमें अमोनियम जो सल्फेट है उसमें 20.6 नाइट्रोजन होता है और अमोनियम क्लोराइड में 26% नाइट्रोजन पाया जाता है। अमोनियम सल्फेट है तो यानी कि अमोनियम और सल्फेट है, NH4 की ट्वाइस और SO4 होता है अमोनियम सल्फेट। तो इसमें सल्फ़र भी है, तो ये रहा सल्फ़र। ठीक है, यहाँ पर ये रहा, तो इसमें 23.7% सल्फ़र भी पाया जाता है। तो इसी प्रकार जो सेकंड है नाइट्रेट उर्वरक। नाइट्रेट उर्वरक के अंदर नाइट्रेट के रूप में पौधे ग्रहण करेंगे NO3 नेगेटिव के रूप में, तो कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इसकी जो क्वांटिटी है वो सामने दे रखी है, आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसको आप देख लेना, लिख लेना। अगला है नाइट्रेट व अमोनियम उर्वरक, यानी कि इनका दोनों का कॉम्बिनेशन, कंबाइंड दोनों। ठीक है, ये तो इसमें नाइट्रेट भी होगा यानी NO3 के रूप में भी पौधे ग्रहण करेंगे, प्लस में NH4 पॉजिटिव के रूप में भी पौधे इसको ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट इसका एग्जाम्पल होगा, यानी 26% नाइट्रोजन मिलेगा। अमोनियम नाइट्रेट के अंदर 33 से 34% नाइट्रोजन मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कैन खाद, यानी कि किसान खाद। किसान खाद क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यह मिट्टी के ऊपर कोई भी जो हानिकारक प्रभाव है वो नहीं छोड़ता, और pH के अकॉर्डिंग यह न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। इसलिए इसका प्रयोग किसी भी मिट्टी के अंदर, यानी कि अगर मिट्टी क्षारीय है या लवणीय है या अम्लीय है तो उसके अंदर किया जा सकता है। तो ये यानी कि जो ज़्यादातर अपने जैसे अमोनियम फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे तो वो क्या करेगा, अम्लीय इफेक्ट डालेगा। ठीक है, नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे तो वो क्षारीय इफेक्ट डालेगा। परंतु ये क्या है कि ये अमोनियम और नाइट्रेट दोनों का प्रभाव दिखाएगा, तो एक अम्लीय प्रभाव दिखाएगा, एक क्षारीय, तो इसलिए यह बीज का प्रभाव दिखाता है, इसलिए यह उदासीन फर्टिलाइज़र है, इसीलिए इसे किसान खाद कहते हैं। इसमें याद रख लेना 25% है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला है एमाइड उर्वरक। तो एमाइड का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है यूरिया। इसके अंदर 46% नाइट्रोजन
पाया जाता है। तो ये यूरिया जो है वो नाइट्रोजन युक्त जो फर्टिलाइज़र है उसमें सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला उर्वरक होता है, यानी इसका प्रयोग अपने सभी फसलों के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, धान की फसल में अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं क्योंकि लीचिंग से नाइट्रोजन की हानि को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र। तो ये यहाँ पर फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र दे रखे हैं। तो फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसे नाइट्रोजन वाले 4 प्रकार के थे उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जल में घुलनशील, और सेकंड होता है साइट्रिक एसिड में घुलनशील यानी जल में नहीं घुलता या जल में अघुलनशील, और थर्ड जो होता है दोनों में अघुलनशील, यानी फर्स्ट जल में घुलनशील, सेकंड जल में अघुलनशील या साइट्रिक एसिड में घुलनशील, और थर्ड होता है जल व साइट्रिक एसिड में दोनों में अघुलनशील। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। तो जल में घुलनशील होता है SSP, DSP और TSP। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। अगला है जैसे साइट्रिक एसिड में घुलनशील यानी कि जल में अघुलनशील, तो डाई कैल्शियम फॉस्फेट बेसिक स्लैग होता है। अगला है दोनों में ही अघुलनशील, तो वो यानी कि रॉक फॉस्फेट होता है, और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, अघुलनशील जो होता है वो रॉक फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो है वो आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। तो जैसे कि इसमें जल में घुलनशील में SSP, DSP और TSP आ गए। ठीक है, और अमोनियम फॉस्फेट आ गया। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि 16, 32 और 48% इसके अंदर पाया जाता है, क्योंकि ये सिंगल है, ये डबल है और ये ट्रिपल हो गया। ठीक है, ये फॉस्फोरस पाया जाता है, ये अन्य जो भी हैं वो चीज़ें पाई जाती हैं। और अमोनियम फॉस्फेट 16/20 लिख रखा है, यानी एक ग्रेड 16 की है, एक ग्रेड 20 की है, यानी एक में 16% नाइट्रोजन पाया जाता है, एक में 20% नाइट्रोजन पाया जाता है, और 20% फॉस्फोरस दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और DAP दे रखा है यहाँ पर, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो DAP जो है वो जल में घुलनशील प्रकृति का है। तो DAP के अंदर 18 और 46 की ग्रेड पाई जाती हैं। साइट्रिक एसिड के अंदर घुलनशील में डाई कैल्शियम फॉस्फेट और बेसिक स्लैग पाए जाते हैं, इनकी ये क्वांटिटी दे रखी है। और अघुलनशील के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है रॉक फॉस्फेट। ठीक है, रॉक फॉस्फेट है तो वो दोनों में अघुलनशील है, सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला फर्टिलाइज़र है, और 20 से 40% इसके अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है। और हड्डी का चूरा बोन मील जो है उसमें 20 से 25% फॉस्फोरस पाया जाता है। आगे जो है इसके अंदर 3 नंबर आपने नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पढ़ लिए हैं। 3 नंबर है पोटाश युक्त उर्वरक। पोटाश युक्त उर्वरक 2 प्रकार के होते हैं, Cl नेगेटिव वाले और Cl नेगेटिव जिनके अंदर होता है और जिनके अंदर नहीं होता है, यानी क्लोराइड आयन युक्त और क्लोराइड आयन विहीन। ठीक है, यानी जिनके अंदर Cl नेगेटिव होता है वो और जिनके अंदर Cl नेगेटिव नहीं होता वो। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। तो इसके अंदर म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी पोटेशियम क्लोराइड होता है, यानी कि KCl जिसका रासायनिक सूत्र है KCl पोटेशियम क्लोराइड, इसको म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी कि MOP भी कहते हैं। ठीक है, 4 नाम है इसके, चारों याद होने चाहिए। तो इसके अंदर 58 से 60% पोटाश पाया जाता है। ठीक है, अगला है पोटेशियम नाइट्रेट। इसके अंदर पोटेशियम और नाइट्रेट हैं। ठीक है, तो याद रख लेना पोटेशियम और नाइट्रेट KNO3 हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट होने की वजह से नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन भी मिलेगा, तो यानी 13% नाइट्रोजन और 44% पोटाश पाया जाता है। ठीक है, अगला है सल्फेट ऑफ पोटाश यानी कि पोटेशियम सल्फेट। सल्फेट ऑफ पोटाश को बोलते हैं SOP और इसका सूत्र होता है K2SO4। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। तो जो मैंने आपको बताया था क्लोराइड सहित, तो वो इसका एग्जाम्पल है ये, और क्लोराइड रहित जो है वो ये है SOP। ठीक है, तो MOP जो है वो क्लोराइड सहित है, और जो SOP है वो क्लोराइड रहित है, यानी Cl की जगह SO4 पाया जाएगा उसमें। तो जो 48 से 52% है वो यहाँ पर आएगा, तो यानी 48 से 52% उसके अंदर क्या मिला होता है, उसके अंदर यहाँ पर आएगा ये। तो
48 से 52 उसमें पोटास पाया जाता है, ठीक है। और सल्फेट होने की वजह से उसमें 17.5% सल्फर पाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, इसका थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर आएगा ये। अगला है संयुक्त उर्वरक, ठीक है। एक तो होते हैं एकल उर्वरक, एक होते हैं संयुक्त उर्वरक। एकल उर्वरक का मतलब होता है जिनसे क्या है कि एक पोषक तत्व मुख्य रूप से मिलता है या फिर एक पोषक तत्व के लिए जो दिए जाते हैं, जैसे डीएपी है, डीएपी अपने फॉस्फोरस के लिए देते हैं, ठीक है। या फिर यूरिया है तो यूरिया अपने किस लिए देते हैं, नाइट्रोजन के लिए दिया जाता है। संयुक्त उर्वरक का मतलब होता है जिनमें से 2 या 2 से अधिक पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे हैं, डीएपी है, जैसे नाइट्रोफॉस्फेट है, सुफला है, ठीक है, नाइट्रोफास्फा है। तो ये इसके अंदर आगे क्वांटिटी दे रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। आगे है इसके अंदर मृदा सुधारक, ठीक है। तो मृदा सुधारक का मतलब होता है जो मिट्टी का सुधार करते हैं। सुधार का मतलब हो गया पीएच के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा है तो उसका सुधार अपने क्या किससे करेंगे, अम्लीय मृदा है तो यानी पीएच कम है, और पीएच कम है जैसे अपने 5.5 से लेकर 8.5 तक खेती है वो आसानी से कर सकते हैं। परंतु अगर 5.5 से भी पीएच अगर कम है, जैसे 4.5 है, 4 है, तो अपने उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो अम्लीय मृदाओं में अपने चूने का प्रयोग करेंगे या डोलोमाइट का प्रयोग करेंगे, खड़िया का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मार्ल का प्रयोग करेंगे, और बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना है जैसे उनका प्रयोग करेंगे। तो मुख्य रूप से चूने का प्रयोग किया जाता है अम्लीय मृदा सुधार के लिए। तो चूने से क्या होगा, पीएच में वृद्धि होगी, यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, अम्लीय मृदाओं के अंदर चूने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आगे है जैसे क्षारीय मृदा है, क्षारीय मृदा के अंदर क्या होता है, पीएच है वो ज़्यादा होता है। पीएच जैसे मैंने अभी आपको बताया 5.5 से 8.5 तक खेती आसानी से कर सकते हैं। अगर पीएच 8.5 से ज़्यादा है, जैसे 9 है, 9.5 है, तो उसके अंदर अपने जो खेती है वो आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ भी दिक्कत आ सकती है, उसमें प्रोडक्शन कम होगा। तो उससे बचने के लिए अपने क्या करेंगे, थोड़ा सा पीएच है वो कम करना पड़ेगा। जैसे 9 पीएच है तो उसको अपने 8 करना पड़ेगा, ठीक है, फिर 7 करना पड़ेगा, यानी उदासीन न्यूट्रल करनी पड़ेगी भूमि को। तो कम करने के लिए अपने उसमें प्रयोग करेंगे जिप्सम, ठीक है। तो याद रखना, क्षारीय मृदाओं में जिप्सम का प्रयोग पीएच को कम करने के लिए या मृदा सुधारने के लिए किया जाता है। तो जिप्सम का प्रयोग करेंगे, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। तो जो चूने में भी कैल्शियम काम में आया था और क्षारीय मृदाओं में जिप्सम में भी कैल्शियम काम में आता है, तो यानी दोनों में कैल्शियम है। तो याद रख लेना, कैल्शियम जो है वो एक न्यूट्रल प्रकृति का होता है। तो जो क्या करेगा, जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत होगी, पीएच को, अगर पीएच कम है मिट्टी का तो पीएच को बढ़ाने का काम करेगा, यानी उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। और पीएच ज़्यादा है तो भी उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, यानी कि 7 पर लाने की कोशिश करेगा। इसलिए चूना और जो जिप्सम है उसमें कैल्शियम पाया जाता है, दोनों में एक जैसा होता है, ठीक है। तो मृदा सुधारक में पहला जिप्सम दे रखा है। तो जिप्सम के अंदर ये सारी क्वांटिटी आपको यहाँ पर दे रखी है कि 18.6 से 23.5 सल्फर होता है। तो सूत्र मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि CaSO4 × 2H2O होता है। 2H2O को छोड़ दो आप, तो इसमें कैल्शियम और सल्फर मुख्य होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम और सल्फर यहाँ पर ये दे रखे हैं, तो इनकी क्वांटिटी आपको याद कर लेनी है। 29.2 कैल्शियम होता है, 18.6 से 23.5 सल्फर होता है। डोलोमाइट होता है, तो डोलोमाइट में मैग्नीशियम भी होता है और कैल्शियम भी होता है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों क्या करते हैं, पीएच को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, पीएच को बढ़ाने का काम करेंगे। तो इनकी क्वांटिटी आगे दे रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे जो है इसके अंदर यहाँ पर दे रखा है कुछ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति अगर अपने को करनी है प्लांट के अंदर तो वो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर 6 पोषक तत्व दे रखे हैं, अगर इनकी अगर कमी हो जाए, जैसे अपने ऊपर पड़ा था नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, तो 4 प्रकार के उर्वरक जो हैं आते हैं। जैसे अमोनियम फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है तो अपने अमोनियम सल्फेट डाल देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से अगर लोहे की कमी हो गई तो अपने इस पोषक तत्व का प्रयोग करेंगे, फेरस सल्फेट का, ठीक है।
जिसमें 19% पोषक तत्व यानी कि आयरन की मात्रा पाई जाती है। सल्फेट होने की वजह से सल्फर भी इसके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार पायराइट है, तो पायराइट में 46.5 आयरन होता है और 53.5 सल्फर होता है। और पायराइट का प्रयोग लवणीय मृदाओं के सुधार में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये आप चीज़ याद रख लेना। आगे है मैग्नीज है इसी प्रकार। तो मैग्नीज के अंदर मैग्नीज सल्फेट का प्रयोग करेंगे, MnSO4 × 4H2O का प्रयोग करेंगे, 26 से 28 मैग्नीज होता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी इसके अंदर ऐसे दे रखे हैं, आगे क्वांटिटी दे रखी है इनकी। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुख्य रूप से आपको पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से इनको काम में लिया जाता है। ये रही वो सारणी जो मैंने अभी आपको बताई है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, देख सकते हैं, बल्कि बुक में ये चीज़ें सारी दी हुई है। तो इनको मैंने डिवाइड कर करके अलग से सारों को चीज़ें बताई है कि नाइट्रोजनी जो फर्टिलाइज़र है, जैसे यहाँ पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं, फॉस्फोरस वाले 3 होते हैं, पोटासिक वाले 2 होते हैं। ठीक है, 2, 3, 4 इस प्रकार से याद रह जाएंगे। अब कौन कौन से हैं, उनके अंदर उनकी क्वांटिटी कितनी है, तो वो यहाँ पर सारी लिखी हुई है। और आगे संयुक्त उर्वरक भी दे रखे हैं। संयुक्त उर्वरक का मतलब जो 2 से ज़्यादा पोषक तत्व देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मृदा सुधारक का आपको भी पता होना चाहिए कि अम्लीय मृदाओं में कैसे करते हैं और क्षारीय मृदाओं में कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर लगभग इतना ही। अगली वीडियो के अंदर अपने लेके आ रहे हैं कुछ जो जैसे सारे पोषक तत्व हैं 17 के 17, और उनकी जो जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये चीज़ें पोषक तत्वों का महत्व है, कमी के लक्षण व कमी को दूर करने के उपाय। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के कार्य दे रखे हैं, यानी इनके काम क्या हैं, तो वो आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, सारे समझाऊंगा कि किस प्रकार से इनका काम होता है। जैसे यहाँ पर लिख रखे हैं, ये पर्णहरित बनाने में अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, RNA, DNA और कई किण्वक यानी कि एंजाइम बनाने के लिए ये नाइट्रोजन जो है नत्रजन वो उपयोगी होता है। अमीनो अम्ल या प्रोटीन जीव द्रव्य का निर्माण इसी से होता है। ठीक है, तो ये सारे जो इनके वर्क हैं और इनकी जो कमी के लक्षण हैं, जैसे यहाँ पर दे रखे हैं। अब ये कमी के लक्षण ये यहाँ पर दे रखे हैं। तो कमी के लक्षण यानी कि कैसे कैसे होते हैं, तो ये जैसे यहाँ पर पहले पुरानी पत्तियों पर आते हैं, फिर ऊपर की नई पत्तियों पर ये लक्षण आते हैं। ठीक है, V आकार के जो पत्ती है वो आगे की तरफ से पीली होने लगती है, पौधे बौने रह जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो सारे सिम्टम्स वगैरह हैं और इनकी जो कमी है उसको किस प्रकार से दूर किया जाता है, किन फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपने अगली वीडियो के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो ये जो लेसन है फिर आपका पूरी तरीके से अच्छी प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। आपको दूसरी जगह पर नोट्स वगैरह देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर उसका देखने का उद्देश्य नहीं रहेगा। तो जो इसके जो बच गए जो भी जितने भी न्यूट्रिएंट है 17, तो मैं अगली वीडियो के अंदर उन सभी के जो वर्क्स हैं और उनको जो सिम्टम्स हैं, कमी के जो लक्षण हैं वो सारे, और उनकी कमी को दूर करने के जो भी उपाय हैं, उन सभी के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जल्द लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।